25 मई 2026 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये वीडियो 2 साल बाद भी देख रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी किसी भी किस्म की फाइनेंस मार्केट के अंदर स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो कॉइन्स, टोकन्स, किसी भी चीज के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे पहले उस एसेट की जांच पड़ताल करते हो। आज अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो वो आपको कंप्लीट पूरा फ्रेमवर्क समझ आ जाएगा कि किसी चीज को कैसे चेक करना होता है, उसका टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्या है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। थ्रू आउट ये एक डिटेल केस स्टडी है इथेरियम के ऊपर। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ट्विटर के ऊपर पीक फंड चल रहा है इथेरियम के अगेंस्ट। बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इथेरियम इज गोइंग टू डेथ। अब ये कुछ चीजें होती हैं जो स्मार्ट मनी प्ले करती है, कुछ कभी ये रियलिटी भी होती है। मेजर टाइम मैंने फंड का लफ्ज इसलिए यूज किया क्योंकि इसके पीछे जो डाटा बैक चीजें हैं उनकी कोई रियलिटी नजर नहीं आती। तो ये एक ट्रैप होता है प्लेइंग फॉर्मेट्स के अंदर। तो इथेरियम के ऊपर मेजर्स अपग्रेड्स आने वाले हैं अभी 2026 के क्वार्टर्स के अंदर भी, फिर उसका प्रॉपर पूरा आगे का रोड मैप प्लान भी। तो क्योंकि मेजर मेरा भी पोर्टफोलियो का एक अच्छा पार्ट जो है वो इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट है, और जितने लोगों के हमने जिन जिन लोगों को कंसल्ट किया उनके पोर्टफोलियो में जिन लोगों ने हमसे एडवाइसेस ली थी, तो करंटली क्योंकि फंड चल रहा है तो फिर उनको अपडेट करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके थ्रू में ये प्रॉपर पूरी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इथेरियम चलता कैसे है, कौन चलाता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई डोंट नो कि ये वीडियो कितनी लंबी होगी, बट ये इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस लेवल की जो डीप एक्सप्लेनेशन है वो आपको यूजुअली नहीं मिलेगी कहीं पर, क्योंकि लोग सिर्फ थोड़े टेक्निकलिटीज को अंडरस्टैंड नहीं करते इतना डीप लेवल। क्योंकि मैंने वेब3, ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट साइड, इसकी जो अपर ट्रेडिंग साइड है, इन दोनों साइड्स के ऊपर काम किया है, दोनों इंडस्ट्रीज को सर्व किया है। तो आई नो कि जो इनोवेशन वाला पार्ट है वो कैसे एक्सप्लेन करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एवरीथिंग। क्योंकि मेरे जो 3-4 साल हो गए इन चीज़ों को डीपली पढ़ते हुए। और ये जो जो चीज़ आज मैं एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ, वन ऑफ द कोर एक्सपर्टीज अगर मेरे स्किल सेट की आप देखिए तो इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर है कि जो एक इनोवेशन पार्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस पॉइंट के पीछे है, उसके क्या टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स हैं, इन तमाम चीज़ों में जो मेरी जजमेंटल स्किल है वो बहुत अच्छी है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर पूरा एथेरियम को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो जो फंडामेंटल साइड है किसी भी टेक्नोलॉजी एसेट्स की, जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो उससे पहले उसको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये तमाम चीज़ें आज से आप आज के बाद किसी से शायद आपको सीखने की जरूरत ना पड़े, आप खुद से कर पाएंगे। तो होपफुली आप मेरी जो स्क्रीन है वो देख रहे होंगे, ठीक है। इथेरियम जैसे मैंने 2026 में आज अभी तक इसकी क्या मेजर अपग्रेड आने वाले हैं, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि यार इथेरियम बेसिकली है क्या। अब जैसे आपको बिटकॉइन के बारे में बताया जाता है कि ये एक डिजिटल गोल्ड है, एक डिजिटल एसेट। इथेरियम जो है इसको कहा जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अप्रोक्सीमेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो क्रिप्टो की जो 65% इनोवेशन है सारी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड हुई है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। इथेरियम का जो बेसिक आइडिया था वो ये था 2013 के अंदर, 2013 से 15 तक जब इसकी सारा फॉर्मेट हुआ, वो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए क्रिप्टो इंडस्ट्री को, एक डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसके ऊपर इनोवेशन हो सके। तो ये प्रॉपर बेसलाइन है इथेरियम की, जिसको आप समझ सकते हो कि यार ये है। अब जैसे बिटकॉइन ये है, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिजिटल गोल्ड है। इथेरियम एक डिजिटल लैंड है जिसके ऊपर आप कोई भी चीज बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लेट्स सी कुछ लोग अगर आप में से अंडरस्टैंड करते हैं तो अब एक तरीका कार है कि आप एक वेबसाइट की कोडिंग बनाओ, दूसरा ये है कि आप वर्डप्रेस को जाके किसी थीम को जाके मॉडिफाइड कस्टमाइज कर लो, आपको एक बिल्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा।
इजी होगा उसके लिए। तो ये प्रॉपर इथेरियम बेसिकली जो कोर प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो इस चीज को बनाया गया। 2013 के अंदर विटालिक बर्ट्रन जो है वो उसने इसका आइडिया पेश किया। सिर्फ विटालिक बर्ट्रन इसके नहीं है, इसके 8 इसके साथ को फाउंडर भी हैं जिन्होंने सेम अप्रोक्सीमेटली उसके साथ काम किया। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई एक बंदा ऑन करता है, प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन इसके अंदर है। ठीक है, 2013 से 2015 में ये हुआ। 2013 में इसका व्हाइट पेपर विटालिक बर्ट्रन ने खुद लिखा था, 15 में ये मार्केट में लॉन्च हो चुका। ठीक है, अब सो बेसिकली जैसे अब जब कोई इनोवेशन होती है तो उसका एक मैकेनिज्म बनाया जाता है चलने का। अब इथेरियम का एक कॉइन लॉन्च कर दिया गया इसके, जिसको आप तमाम लोग ईथ के नाम से जाते हैं, पाकिस्तानी रुपीज हैं, वैसे आपको इथेरियम भी मिलेगा। वो आप उससे क्या करते हो, उस कॉइन को आप यूज करके इथेरियम के ऊपर एक्टिविटी कर सकते हो। तो मेजर जो इसका बिजनेस मॉडल है वो इस पॉइंट के थ्रू चलता है कि कोई भी चीज आपने लेट्स सी इनोवेट करनी है इस चीज के ऊपर, तो पार्टिकुलरली आपको इथेरियम खरीदना पड़ेगा। अब इथेरियम आप खरीदोगे तो उस पार्टिकुलर चीज की डिमांड बनेगी तो दैट्स व्हाई वो फिर उसकी वैल्यू बनेगी तो उसका जो इन्वेस्टर है उसको भी फायदा होगा, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है और रेलेवेंटली उसके थ्रू आउट ओवरऑल बिजनेसेस चल रहे हैं उन सबको फायदा होगा। तो ये बेसिकली जो है वो इथेरियम का मॉडल है। अब सबसे पहली जो इसकी अगर आप बात करेंगे ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना गया था, ब्लॉकचेन में एक वर्क कॉन्सेप्ट होता है प्रूफ ऑफ वर्क। जिन लोगों ने मेरी बेसिक ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क में आपको बता देता हूँ कि आप जो कॉइन्स होते हैं वो माइन करते हैं। ठीक है, अब माइंस की एक सिंपल आपको बताऊं कि बैंक्स जो हैं वो आपकी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं नॉर्मल जब आप डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन का फ्रेमवर्क है इसमें इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। अब बैंक में बैठी हुई टीम्स, उसके एम्प्लॉयज उसको मैनुअली वर्क कर रहे होते हैं। ब्लॉकचेन में दुनिया के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स उस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होते हैं जो सेम वही काम करते हैं जो बैंक में बैठी टीम जो बैंक कर रहा होता है वेरिफिकेशन के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, नोट असली है या नहीं है, ये तमाम चीजें प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर हो रही होती हैं और उससे ये पूरा सारा निजाम जो है वो चल रहा होता है। अब बेसिकली अब मैं प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ये चीजें ऑलरेडी मेरे बेसिक ब्लॉकचेन की इसमें पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। मैथमेटिकल पजल होती है, जो बंदा एक ट्रांजैक्शन जो ब्लॉकचेन के ऊपर आई उसको सॉल्व करके किसी ब्लॉक में ऐड कर देगा वो उसका रिवॉर्ड बनाएगा। 2022 में इसको प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर शिफ्ट कर दिया। प्रूफ ऑफ स्टेक सिमिलर कॉन्सेप्ट लाइक प्रूफ ऑफ वर्क, लेकिन फर्क ये है कि वहां पर आप कॉइन मिंट कर रहे होते हो एज अ माइनर, जहां पे आप एज अ वैलिडेटर कॉइन स्टेक करते हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जब आप प्रूफ ऑफ वर्क में काम करते हो तो आप सिंपली ये करते हो कि आप एक कंप्यूटर खरीदते हो, ग्राफिक्स खरीदते हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ चला के सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर देते हो, वो कंप्यूटर आपके लिए काम करता है। अब वैली जो डेटर्स होते हैं यानी जो प्रूफ ऑफ स्टेक वाले होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एक मशीन एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बंदे की तरफ से आप समझ लीजिए, उसमें आप क्या करते हो, जाके अपने कॉइन स्टेक कर देते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है, रेस्ट ऑफ द जो फॉर्मेट है वो बाकी पीछे इकोसिस्टम चलाता है। जितना आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो एज अ वैलिडेटर, एज अ स्टेकर, उतना आपको रिवार्ड मिलता है। सिमिलर जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में हो रहा होता है ऐसे प्रूफ ऑफ स्टेक, सिमिलर लाइक जैसे बैंक आपको कहता है कि आप 50 लाख हमें दे दो और ये आपका फिक्स अमाउंट है, आप हमसे लेते रहना, हर साल बाद हम इस 50 लाख को कहीं भी फेंकें, ये आपका खर्च नहीं, आपको हमने ये देना है। तो सेम लाइक कि ये बैंक आप उस पैसे को यूज करके कारोबार करता है, डिफरेंट चीजों में इन्वेस्ट करता है, उससे खुद भी प्रॉफिट कमाता है, आपको भी देता है। तो ये सिंपल प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर होगा। अब ये प्रूफ ऑफ वर्क से जब प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट हुआ तो ये मेजर इथेरियम को चेंज जो है वो यहाँ पे होगा। अब प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट करने का कोई ना कोई मकसद होगा। उसमें सिंपली मकसद था कि जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। वन ऑफ द मेन रीजन के उसमें इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, ग्राफिक्स से जो हीट पैदा होती है, रेस निकलती हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, कॉस्टली है, बहुत सारी उसके लिए अंदर चीजें हैं जिस वजह से इथेरियम को प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर शिफ्ट किया गया।
और इसके साथ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल फैक्टर जो इथेरियम की डिमांड की वजह से होगा, मिंटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इथेरियम मार्केट के अंदर प्रोड्यूस होकर आ रहे थे, तो जिसकी वजह से इथेरियम की लॉन्ग टर्म के अंदर जो सप्लाई है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा जो है वो बन रही थी सारे फार्मर्स के अंदर। तो अब बात करते हैं कि यार ये जो इथेरियम है ये मैटर्स क्यों करता है। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप डिसेंट्रलाइज ऐप बना सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज आप समझो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन वो चीज होती है जिसको कोई बंदा, कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई पार्टी कंट्रोल करती हो। डिसेंट्रलाइजेशन वो है कि इवन के इथेरियम का फाउंडर भी अगर कोई चीज इथेरियम के अंदर चेंज करना जा रहा है तो उसको भी कम्युनिटी के अंदर जो है वो वोट करवाने पड़ते हैं। अब जैसे हमारे या किसी भी मुल्क के अंदर बात करते हैं डेमोक्रेसी नाम की चीज करते हैं, अगर आप इस चीज को ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर आए तो इवन के मोनोपोली अब वोटिंग की जो है वो आपके जो अथॉरिटीज में बैठे हुए लोग होंगे वो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट होगा। एक दफा आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे उसके बाद चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो इथेरियम एक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिजिटल इंटरनेट बना जिसके ऊपर आप डिसेंट्रलाइज ऐप लॉन्च कर सकते हो और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसके ऊपर खड़ा कर सकते हो। इसमें फिर इंटायर डेफी सिस्टम, स्टेबल्स कॉइन और तकरीबन को मैं जैसे बताया 65% जो बेसिकली ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है या क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इथेरियम के ऊपर ही बिल्ड हुआ पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज समझ लो, जैसे बिटकॉइन है वो क्या करता है, जो आपके मनी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करता है। डिसेंट्रलाइजेशन, बिटकॉइन का आइडिया वाज कि हुकूमत नोट प्रिंट करती है, उससे इन्फ्लेशन आ जाती है, हम एक ऐसी करेंसी बनाएंगे जिसकी जो सप्लाई होगी वो लिमिटेड होगी, उसको इन्फ्लेशन से बचाओ। ये उसका बिटकॉइन का आइडिया था। इथेरियम प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करता है, उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया क्रिप्टो वर्ल्ड को जिसके ऊपर आप कोई चीज बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली कि उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, सिंपली है, उसके ऊपर आकर आप इनोवेशन करो। बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी इनोवेशन उसकी वजह से आसान हो गई। अब एक चीज जो है वो स्क्रैच से बनाना वो एक अलग फॉर्मेट है। अगर आप जो है वो किसी चीज को टॉप ऑफ द लेयर बनाते हो, जैसे एआई की इनोवेशन, अब आप चैट जीपीटी बनाने बैठ जाओगे तो वो तो नहीं बनेगी आपसे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा है। आप उसकी एपीआईज लो, उसके आगे एक और इनोवेशंस करो और सिंपल उस चीज को लेवरेज लो। तो इथेरियम वाज द सेम फॉर्मेट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इथेरियम एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया इथेरियम एक ग्लोबल कंप्यूटर की तरह है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस, जितनी एक्टिविटी होती है इस सारे फॉर्मेट्स के ऊपर, उसके लिए पे करना पड़ता है ईथ की शक्ल के अंदर, यानी इथेरियम का कॉइन खरीदने के लिए, ठीक है। तो इथेरियम का जो पूरा इंटरेस्ट सिस्टम है वो इथेरियम के कॉइन की परचेजिंग के डिमांड के ऊपर बनता है, ठीक है। वो इट्स लाइक अ फ्यूल, गाड़ी में कोई भी इनोवेशन करने के लिए आप उसको खरीदते हो तो उसकी डिमांड बनती है। तो जैसे डिमांड बनती है तो उस चीज की जो है वो सारा फॉर्मेट होता है। अब दिस इज वन ऑफ द कोर बिजनेस मॉडल ऑफ इथेरियम, जो कि गैस फी है, ठीक है। कोई भी इनोवेशन, कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप इथेरियम की लेयर यूज करते हुए करोगे, आपको एक गैस फी पे करना पड़ेगी, एक स्मॉल ट्रांजैक्शन जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। so, जिसकी वजह से पूरा इथेरियम चलता है, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो गैस फी है इसको ऐड करने का मकसद क्या है। अगर ये चीज ना हो तो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन कोई भी बंदा आके इसके नेटवर्क के ऊपर क्रिएट करे। अब जब उसको कुछ पे करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ गैस फी, तो फिर वो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के अंदर बेनिफिट्स और बाकी सारी चीजों से वो बन जाती है। तो ये क्या करता है, सारा फॉर्मेट होता है। अब जो मैंने मेजर हमने बात की प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट में, 2021 के बुल रन में एक ट्रांजैक्शन के ऊपर $100 की गैस फीस लग गई, ठीक है। जिसकी वजह से अब आप इमेजिन करोगे, आप कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो, सिर्फ $100 आपको फीस पे करना पड़ रही है, तो क्या आप उस नेटवर्क को यूज करोगे? कभी भी नहीं यूज करोगे। अगर टुडे बात करें तो मेन नेट के ऊपर तकरीबन 40 सेंट, अगर ज्यादा क्राउड नहीं है ट्रांजैक्शंस के अंदर, और फिर लेयर 2 जो इसके ऊपर डेवलप कीजिए उसमें तो सेंक्शंस ऑफ सेंट लगते हैं, कोई ज्यादा फीस भी नहीं होती। तो ये वो बेसिकली प्रॉब्लम था जिसको
आज तक इथेरियम सॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से अभी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। ये लास्ट तक आपको वो समझ नहीं जाएगी सारे फार्मर्स की, ठीक है। अब फिर आपके पास कुछ हॉट वैलेट्स आ जाते हैं, कोल्ड वैलेट आ जाते हैं, उसके बाद कुछ गोल्डन रूल्स इसके क्या है। हॉट वैलेट मीन्स के इंटरनेट ट्रस्ट वैलेट, इस तरह की जो चीजें। कोल्ड वैलेट आपके यूएसबी की तरह के होते हैं। तो प्राइवेट कीज के साथ चलते हैं। अब जैसे अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंस है, बाइबिट है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इनका इनके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोग हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। ये बैंकक्रप्ट हो जाए, आपके पैसे गए। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रस्ट वैलेट, इधर उधर आपकी चीजें पड़ी हुई हैं, वो प्राइवेट कीज जो है वो आपका सारा कुछ है, अगर वो किसी के हाथ में नहीं है तो कोई बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इवन के ट्रस्ट जो वैलेट है उसका अगेन जो मालिक है वो भी इसको जो है वो रन नहीं कर सकता। अब इसमें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेल्फ एग्जीक्यूशन कोड होता है, मुआहदा होता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसके लिए मिडल मैन की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक एग्रीमेंट होता है, उसमें आप ब्लॉकचेन के ऊपर उसको डिप्लॉय कर देते हो, वो मिडल मैन को रिप्लेस कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें कैसे। अब लेट्स से मैंने $4 की कोई चीज बेचनी है, मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन करके वो चीज इस मिडलमैन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। अब लेट्स सी मैंने कोई अपनी जमीन बेचनी है, अगर इसको आप टोकनाइज कर दें, जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर आजकल हो भी रहा है, तो कागजात होंगे पूरे उस जमीन की, अथॉरिटी और सारे फॉर्मेट के, पूरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप डाल दोगे। इधर से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। एक बंदा आएगा, वो $100 अपने वैलेट में डालेगा, इस दोनों जगह के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो इधर से डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे, इधर से पैसे भी आ जाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटो वो टर्म्स एंड कंडीशन वेरीफाई करेगा। जैसे वो वेरीफाई हो जाएंगे, वो कागजात इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, पैसे इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, मिडल मैन के बीच में छुट्टी। तो ये बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है। और प्रॉपर पूरी जो ब्लॉकचेन होती है, ब्लॉकचेन के जो इकोसिस्टम्स हैं, वो इसी प्रोटोकॉल के ऊपर जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है। सो ईच बर्निंग बिल्डिंग। अब इसमें जो इनोवेशन वाला पार्ट हुआ, अब कुछ टेक्निकल चीजें हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उनको आसान वर्डिंग के अंदर बताऊं, ताकि एक नॉर्मल बंदे को भी जो है वो समझ में आए। अब जो इथेरियम्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें जो गैस फी लगती है, उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन बर्न कर दिया जाता है। ब्लॉकचेन में कंसेंसस मैकेनिज्म है, प्रूफ ऑफ वर्क, उससे। अब ये बर्न क्यों कर दिया जाता है? वो इसलिए कर दिया जाता है कि ताकि उसकी जो कॉइन की सप्लाई है वो लिमिटेड रहे। अब गैस फीस की शक्ल में जो इथेरियम की ऑर्गेनाइजेशन या इथेरियम प्रोटोकॉल के आ रहा है, उसमें एक इनोवेशन डाल दी गई कि उसका हम एक स्पेसिफिक पार्ट बर्न कर देंगे, ताकि वक्त के साथ साथ इथेरियम की सप्लाई कम होती रहे, टोकन कम होते रहेंगे, तो डिमांड ऑब्वियसली अगर बढ़ रही है या स्टेबल भी है बन के, तो फिर उसकी प्राइसेस एप्रिशिएट होती जाएंगी। तो अब उससे क्या होता है, जितना ज्यादा इथेरियम का यूज होगा, उतनी ज्यादा गैस फीस कलेक्ट होगी, उतना ज्यादा इथेरियम बर्न होगा। उससे क्या होगी, सप्लाई लेस होगी और पोटेंशियल प्राइसेस जो है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक वन ऑफ द कोर फैक्टर ऑफ जो ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट करने का था, वो ये था। ये आगे चल के आपको ये सारा पता चल जाएगा कि इथेरियम कैसे इन्फ्लेशनरी से डिफ्लेशनरी में शिफ्ट हुआ, वो हम बता। अब क्या हुआ, 2000 जैसे हमने बात की कि ऊपर 21 था गलबन, उसमें जब $4 तक एक ट्रांजैक्शन चली गई इथेरियम के नेटवर्क की वजह से, तो उसकी वजह से इथेरियम का जो इकोसिस्टम था, अगेन वो इतना ज्यादा डेफिनेटली एक रिटेल या ओवरऑल यूजर के लिए सही नहीं था, क्योंकि उसमें गैस फीस जो है वो बहुत बढ़ दी गई। इसके ऊपर क्या कर दी गई, एक और लेयर 2 की इनोवेशन डाल दी गई, ठीक है। लेयर 2 एक बना, फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको एग्जांपल बनाता हूँ। जो इसकी मेन नेट यानी कि पहली मेन लेयर है, वो एक सिंगल लाइन की रोड की तरह है। उसमें फिक्स ब्लॉक साइज, यानी चंद एक ब्लॉक के अंदर फिक्स ट्रांजैक्शन और कम डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है, उसकी एक फिक्स कैपेसिटी है। अब ब्लॉकचेन पैरिडिमा, ये विटालिक बटरन्स की तरफ से एक EIP जो है वो पेश किया गया, जिसमें सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और स्केलेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए इस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया कि इसको मजीद स्केलेबल बनाया जाए, इसके ऊपर लेयर 2 को बिल्ड करके।
और जो अभी ट्विटर के ऊपर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फंड फैल रहा है वो सबसे ज्यादा इसी चीज को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इथेरियम जो विटालिक साहब की ये लेयर 2 की इनोवेशन वाला फॉर्मेट था, ये अब ये इथेरियम को जो है वो डेड करने जा रहा है। लेकिन इसमें भी साइंस है जो अभी आगे जाके आप इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। सो लेयर 2 जो बेसिकली है, अब इसका जो मकसद है वो क्या है, ठीक है। जो इसका मेन नेट था उसके ऊपर ये लेयर टॉप में बिल्ड कर दी गई, ठीक है। अब ये क्या करती है, कलेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन कर देती है और उसको एक बंडल एक समरी के अंदर बंडल कर देती है, ठीक है। अब सिंपल लाइक के आपका एक मेन नेट था, मेन रोड था, उसके साथ आपने एक और लाइन बना दी ताकि एक ट्रैफिक वहां से भी गुजर जाए। और आप फिर आगे जाके जहाँ वो रोड थोड़ा खुला होता है तो फिर वहां पे जाके आप इंटरसेक्शन कर देते हो कि अगेन जो जाम वगैरह है या वो सारी जो है वो समझ मतलब वो वहां से गुजर जाए, ठीक है। अब ये जो लेयर 2 है ये इसलिए बनाई गई कि लेयर 1 के अंदर कोई छेड़खानी ना है, उसकी डिसेंट्रलाइजेशन सिक्योरिटी वगैरह को कंप्रोमाइज ना किया जाए, बहुत सारे मिसहैप्स होते हैं। तो पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, पूरा बिल्डन हुआ है, तो उसमें कोई चीज ना जो है वो बनाए। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो मेन नेट है वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस की समरी को वेरीफाई करता है। अब मैं आपको ये थोड़ा और सिंपल टर्म्स के अंदर अंडरस्टैंड करवाता हूँ। अब लेट्स सी 1000 ट्रांजैक्शंस पहले मेन नेट के ऊपर आ रही थी, तो उस मेन नेट को पूरी इस 1000 की ट्रैफिक को वेरीफाई करके ब्लॉक्स के अंदर ऐड करना पड़ता था, जो कि एक्चुअल में कॉस्टली था, जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ती थी, गैस फीस बढ़ जाती थी। अब उन्होंने क्या कर दिया, इसमें लेयर 2 डेवलप कर दी। लेयर 2 बेसिकली क्या करती है, वो इस $1000 की समरी को इस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर लेती है, जो काम मेन नेट कर रही थी। अब उसने क्या किया, इस सारी लेट्स सी 1000 ट्रांजैक्शंस को एक ट्रांजैक्शन की समरी के अंदर बदल दिया, ठीक है। अब जब ये पूरी 1000 ट्रांजैक्शंस की समरी एक समरी में बदल गई, फिर उसने ये चीज मेन नेट को भेज दी। अब मेन नेट को बजाय कि 1000 ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करनी पड़े, वो एक समरी को वेरीफाई करके ब्लॉक्स के अंदर ऐड कर देती है, जिसकी कॉस्ट भी कम होती है और सारा फर्क होता है। लेकिन अब मसला क्या हुआ यहाँ पे, जब ये 1000 ट्रांजैक्शन उसकी मेन नेट से लेयर 2 पे आई, तो अब ये जो एक्टिविटी है ये सारी 1000 ट्रांजैक्शंस की वो लेयर 2 के ऊपर शिफ्ट। जैसे ये ऑप्टिमिस्टिक रोल अप्स का ये सारा फॉर्मेट था, जिसमें आर्बिट्रम, बेस, ऑप्टिमिज्म, ये लेयर 2 वाले सारी चेन्स हैं जो ये काम करती हैं। अब इसके ऊपर मजीद इनोवेशन वाले आर्बिट्रम, बेस, ऑप्टिमिज्म, इस तरह के मजीद टोकन्स बना दिए गए, मजीद इनोवेशन के लेयर 2 सॉल्यूशंस बना दिए गए, जो कि इथेरियम के ऊपर डिप्लॉय करके ट्रैफिक इनके ऊपर शिफ्ट कर दी। अब उससे हुआ क्या, इथेरियम पे जो 1000 चीजों की एक्टिविटी हो रही थी, अब वो किसी और बिजनेस मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो गई। अब कोई और जो है वो चीज जो है वो उसको यूज कर रही है, आल्दो के वो भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इथेरियम के ऊपर ही बिल्ड हुआ है, लेकिन आल्दो के अब वो प्रॉफिट्स और सारी चीजें वो उनके पास जो है वो चली रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे रियल 2 सॉल्यूशन है जो उन सारी चीजों को करते हैं और फिर वही 1000 ट्रांजैक्शन की एक समरी बना के मेन नेट में भेज देते हैं और मेन नेट उसको अपने उस सारे फॉर्मेट। अब इस पूरी डिबेट से हमें क्या चीज समझ आया कि इथेरियम एक कोई चेन नहीं है, इथेरियम जस्ट एक चेन नहीं रही लेयर 2 के बाद, इसके पूरा ऊपर एक लेयर इकोसिस्टम बना दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनोवेशन वाला पार्ट जो है वो बना। इसमें एक मेन नेट लेयर है जिसको आप फाउंडेशंस कह सकते हो, फिर उसके ऊपर लेयर 2, उसके ऊपर मजीद फ्लोर्स बना दिए गए जस्ट टू रिमूव द ट्रैफिक, कि यार वो चीजें हों। अब इससे क्या हुआ, गैस फीस तो रिमूव हो गई। अब आप इथेरियम का अब थोड़ा और मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताता हूँ कि लेट्स सी अब इथेरियम के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं। मेन नेट के ऊपर जब आप ट्रांजैक्शन करोगे आपको फुल 100% डिसेंट्रलाइजेशन वाली सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन जब अब आप क्या करोगे, लेयर 2 के थ्रू करोगे, तो आपको एक ब्रिज यूज करना पड़ेगा लेयर 1 मेन नेट और उस सारे फॉर्मेट्स के अंदर। उससे क्या होगा कि आपको एक अल्टरनेट रूट मिल जाएगा जिससे आपकी फीस तो कम लगेगी। अब लेट्स सी आप आते हो पीक आवर्स के ऊपर जाना, जब इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप
इथेरियम के नेटवर्क को यूज करके ट्रांजैक्शन करो तो लेट्स सी वो आपको आगे एक्सप्लोरर बता देता है कि यार $15 की आपकी फीस लगेगी इस ब्लॉक को ऐड करने के लिए, इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। अब आप क्या करते हो, अब आप कहते हो कि नहीं यार मैं नहीं करना, आप ऑप्टिमिज्म, बेस, आर्बिट्रम, इस तरह की कोई लेयर 2 वाला सॉल्यूशंस के थ्रू आप इथेरियम के ऊपर वो ट्रांजैक्शन भेज देते हो, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड की गैस फीस लगती है। लेकिन वो अब क्या है, उसके ऊपर जो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है उसको आप थोड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हो। उसमें बीच में एक ब्रिज आता है जिसको स्वैप करके वो फिर मेन नेट के ऊपर वेरीफाई कर दिया जाता है, ऑल्दो इट्स अ टेक्निकल थिंग। ये जो लेयर 2 है ये बहुत दफा बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैक भी हुए। वो सिंपल लाइक एक दुकान के ऊपर आपका बारकोड लगा हुआ है, कोई बंदा आता है वो बारकोड रिप्लेस करके चला जाता है, लोग उसी बारकोड को स्कैन किए आप करते हैं। अब जैसे ये ब्रिज है, अब इस ब्रिज के दूसरी साइड पे हैकर अटैक करके जितनी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं वो सब फॉर्मेट में अपने पास लेके जा रहा है। अब ऑल्दो कि जब मेननेट के ऊपर आप इथेरियम पे कर रहे हो तो वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, लेयर 2 की जो इनोवेशंस थी वो ये यहाँ पे हुई। अब हम चलते हैं आगे के मजीद, हमें यहाँ से जो बेसिकली पूरा इनोवेशन वाला पार्ट था ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, इसके बेनिफिट्स, इसके प्रोज एंड कॉन्स। अब इसको हम थोड़ा मजीद आगे बात करते हैं। अब इथेरियम का हार्ड फोर्क लॉन्च किया गया। हार्ड फोर्क अपग्रेड होता है, यानी एक चेन से उसका जो पूरा इकोसिस्टम था, यानी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर खड़ा था उसको उन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर कर दिया, ओल्ड वर्जन को एक न्यू वर्जन के साथ में बदल दिया। इट्स अ हार्ड फोर्क। और ये कोई ऐसा नहीं है कि अकेला विटालिक बटन बैठ के ये कर रहा है, ये पूरा म्यूचुअली डिसीजन होता है कम्युनिटी का। जितने भी प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर कंप्यूटर लगे हुए थे इथेरियम के नेटवर्क के अंदर, ये उन सब का म्यूचुअल डिसीजन होगा, जो अगर मतलब प्रूफ होगा तो लोग करेंगे, अदरवाइज ये जो है वो चीजें नहीं होंगी। अब इस पूरे प्रपोजल को इफ कहते हैं EIP। ये एक प्रपोजल होता है जो मेजॉरिटी डेवलपर्स या उस स्टेकर्स होते हैं उस सारे फॉर्मेट्स के, वो पेश करते हैं कि यार मैं ये चीज जो है ना, ये मेरा प्रपोजल है इस चीज को स्केलेबल बनाने के लिए कि हम ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हैं तो हम इथेरियम को मजीद स्केलेबल बना सकते हैं, इसकी डिमांड मान सकते हैं। अब वो प्रपोजल कम्युनिटी रिव्यू करती है, उसको अप्रूव होता है, सारा फॉर्मेट में जो है वो होता है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जैसे पार्लियामेंट के अंदर एक बिल प्रपोज होता है, उसके ऊपर डिबेट होती है, वो पास होता है और एक लॉ बन जाता है। सेम लाइक कि ये डिसेंट्रलाइजेशन में सारे लोग जो है जो उसके नेटवर्क के साथ होते हैं वो होता है। अब मई 2024 के अंदर ये 11 इप्स का मतलब है कि 11 लोगों ने ये प्रपोजल पेश किया कि यार हम जो है वो एक लेयर 2 वाला जो सोल्यूशन है इसके ऊपर ये मेन नेट के ऊपर बनाना चाहते हैं, और ये सारा फॉर्मेट्स होगा और ये उसकी सारी चीजें होंगी। तो उन्होंने क्या किया, मतलब लेयर 2 वाला जो मामला थे उसको स्केलेबल बनाने के लिए भी मेन नेट के ऊपर ले आओ, पूरा उसका एक हार्ड फोर्क जो है वो डिजाइन कर दिया। अब इसमें जो बिगेस्ट चेंजेस हुई वो हुई अकाउंट एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल गई। अब इसको मजीद स्केलेबल बनाने के लिए जो है वो बहुत सारी चीजें हुई। इसमें ये आप इन चीजों को रीड आउट कर सकते हो, जैसे बायोमेट्रिक है, एक्टर रिकवरी है, और मतलब बहुत सारी चीजें। अब इथेरियम के प्रोटोकॉल्स को उन्होंने इतना सिंपल बना दिया। अब लेट्स सी पहले होता था कि प्राइवेट की गुम गई तो फिर अब उन्होंने इसमें एक फेस ऑथेंटिकेशन का फीचर लगा दिया है कि आप इथेरियम के वैलेट के साथ जब इथेरियम के ऊपर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपने फेस स्कैन कर सकते हो, उससे आप कभी भी जाओ रिकवर कर सकते हो उन सारे को। फिर वो ट्रांजैक्शन बेंचिंग हुई, 5 एक्शंस इन 1 ट्रांजैक्शन, 1 गैस फी इंस्टेड ऑफ 5। जैसे हमने ऊपर इस चीज के ऊपर बात की कि 100 ट्रांजैक्शन की 1000 ट्रांजैक्शन की एक समरी बना के मेन नेट के ऊपर शिफ्ट करना, ये सारी चीजें ये जो मई 2024 और इस सारे फॉर्मेट्स के अंदर हुआ, ये सारा फॉर्मेट। तो अब दिसंबर 2 के अंदर फिर एक और पार्टीशन आई 13 लोगों की तरफ से, और फिर उसमें जो मेन फोकस था वो लेयर 2 को थोड़ा मजीद फास्टर और चीपर बनाना था कि लेयर 2 की जो डेवलपमेंट हुई उस सारे फॉर्मेट्स के अंदर, और ये सारा फॉर्मेट जो है वो बदल गया।
फिर ये उसका बिगेस्ट चेंज था, इट्स अ कोर टेक्निकल टर्म, मतलब ये जो अपग्रेडेशन थी, इसमें टेक्निकल टर्म ये है कि कोई कम्युनिटी ओरिएंटेड ज़्यादा थी कि जितने लोगों ने नेट से आरपीएम से इकोसिस्टम से चीज़ें लगाई हुई और वो डाला हुआ है और उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसके वो डाटा डाउनलोड, ये पूरी फाइल्स, मतलब लेट्स से उन्होंने 2 साल का रिकॉर्ड डाउनलोड करना है तो वो पूरा करना है। इस उसका अपग्रेड के बाद शायद उन्हें अब 10 फाइल की बजाय एक फाइल जो है वो डाउनलोड करने के बाद वो सारी चीज़ें वेरीफाइड हों। उसमें क्या हुआ, बेसिकली रिजल्ट ये है कि 87% रिडक्शन हुई डाटा फिर के दरमियान। अब इस चीज़ का फायदा क्या होता है, जब आपकी वो बैरियर टू एंट्री उसमें आप कम कर देंगे तो बहुत ज्यादा लोग अब उस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, वैलिडेटर बढ़ेंगे उस सारे फॉर्मेट्स के अंदर, तो चीज मजीद ज्यादा डिसेंट्रलाइज होती है। ठीक है, फिर ये इसी तरीके से कुछ और है, रूल ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रपोजल था, यानी जो आपकी लेयर 2 थी उसके ऊपर क्या क्या इनोवेशन करनी है, उसमें रिप नाम का एक और प्रपोजल पेश किया गया जिससे ये फेस ऑथेंटिकेशन और बहुत सारी ट्रांजेक्शंस इस तरह की आपके सामने बने। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इथेरियम फाउंडेशन। इथेरियम फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो जो इथेरियम की डेवलपमेंट में यानी जो कोडर हैं और जो सारे फॉर्मेट्स हैं उनको मैनेज करती है कि किस तरीके से सारा काम जो है वो हो रहा है। अब ये जो अभी करंट डिबेट है उसमें सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि इसके मेजर मेजर जो डेवलपर हैं वो पिछले पिछले 5-5 काम कर रहे हैं, वो बंदे छोड़ रहे हैं। डेफिनेटली हर बंदे की पर्सनल चॉइस होती है, कैरियर स्विचिंग भी होती है, चीजें भी होती है। अब मेन चीज ये है कि बिजनेस मॉडल थोड़ा इस तरीके का हो गया है कि अब उन डेवलपर्स को सैलरी पे करने के लिए कुछ एक तगड़ा सा आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा, कि यार ये चीजें जो है वो चलती रहे। अब आ जाती है 2026 के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। ये तो कुछ थी प्रीवियस इनोवेशन जिसके ऊपर हमने बात की। इसमें अभी एक मेजर जो हार्ड फोर्क वाला वेरिएंट है, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट होने के बाद इथेरियम की स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ी, बर्निंग रेट में क्या फॉर्मेट आया, इसको हम लास्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि सारी चीज़ों की समरी में एक और वहाँ पे समझ आएगा बनाने का मकसद। आपको उन तमाम पॉसिबिलिटीज बताई जाए, एक्सप्लेन किया जाए कि यार ये पूरा इकोसिस्टम चलता कैसे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट मेजर हार्ड फोर्क जो है वो ये ग्लेस्टर डैम अपग्रेड है। 2026 भी ग्लेस्टर डैम अपडेशन इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ये आंदा वो है, अगर आप इथेरियम के मेन वेबसाइट के ऊपर जाकर रोड मैप होता नजर आएगा। तो अब क्या कर रहे हैं कि वो मेन नेट के जो फीचर्स हैं पैरेललाइजेशन ला रहे हैं। अब लेयर 2 पे एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से इथेरियम का जो बिजनेस मॉडल था थोड़ा कंप्रोमाइज हो रहा था और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा बिजनेस बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स के अंदर था। अब ये जो ग्लेस्टर डैम अपग्रेड है वो इसमें लेयर 1 की स्केलेबिलिटी के ऊपर बात हो रही है। अब इसमें पैरेललाइजेशन के ऊपर मोस्ट डिबेट चल रही है। अब होता ये था कि पहले इथेरियम के अंदर ऐसी जो ट्रांजैक्शन होती थी तो पैरेलल वेरीफाई, एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई हुई, दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई। अब ये पैरेलल हो रही है। जब लेट्स सी इसके पीछे एक ट्रांजैक्शन होगी जो वेट कर रही होगी, आगे वाली ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो ये चीज होगी, वरना नहीं। अब इसको वो क्या कर रहे हैं, मल्टी ट्रांजैक्शन प्रोसेस के अंदर बना रहे हैं कि यार इसके और वे बना दो, एक वे इधर से 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 बना दो, कि एवरी टाइम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो उस लेन के अंदर चीजें ऐड ऑन करने की। यानी लेट्स से अब रोड के ऊपर ट्रैफिक है, सिंगल अगर वन लाइन वाला फॉर्मेट होगा तो हमेशा ट्रैफिक जाम रहेगा। टू लाइन बना देंगे, उधर वाले उधर जाते जाएं, उधर स्लो स्पीड फास्ट स्पीड, इस तरह की मजीद चीजें आप कर दोगे तो अब क्या होगा, वो मजीद सारे फॉर्मेट्स में होगा। अब लेट्स सी यहाँ पे आप एक मेन इनोवेटिव पार्ट लगा देते हो और इससे पीछे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो है मेन नेट के ऊपर जो उन्होंने काम लेयर 2 में किया, वो सिस्टम ऑफ समरी इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने का यहाँ पे कर देंगे, पीछे आप शो करे और फिर ये मेन नेट के ऊपर भेज दे। अब पहले ये हुआ कि इसके ऊपर एक और लेयर बना देंगे, अब यही काम वो मेन नेट के ऊपर कर रहे हैं ताकि जो लेयर 2 की एक्टिविटीज हैं वो मजीद
जो है वो हम लेयर 1 को स्केलेबल बनाए बेसिक। लेयर 2 तो रहेगी लेकिन लेयर 1 को मजीद थोड़ा स्केलेबल बनाया जाए ताकि इथेरियम की जो डिमांड है, जो काम करने का सारा फॉर्मेट है, उसके ऊपर जो है वो बात की जाए। इसके सेकंड हाफ 2024 के जो क्वार्टर है जिसके अंदर अभी हम बैठे हुए हैं, इसमें क्लस्टर डैम वाला तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर नोड्स वाला जो पार्ट है, ओल्ड डाटा ऑटोमेटिकली एक्सपायर्स, स्टोरेज स्टेज क्लीन, नोड्स ओनली स्टैंड रिसेंट डाटा, नॉट फुल ऑफ हिस्ट्री सिंस 2025। हाँ, इसमें जो अभी हम बात कर रहे थे ये वो पॉइंट मेंशन किया गया है जैसे मैंने बताया। अब पहले मैंने इथेरियम के वैलिडेटर के तौर पे काम करना है या प्रूफ ऑफ वर्क में जब था तो उसमें वो प्रॉपर पूरी पीछे की जो 10-12 साल का डाटा था उस सारे को मुझे वेरीफाई करना पड़ता। अब उसका क्या होगा कि एक मेन समरी बना के बाकी सारा डाटा आर्काइव में डाल दिया जाए। जैसे आप किसी फाइल को कंप्रेस करते हो तो उसमें जो नए वैलिडेटर्स हैं, नए लोग हैं, वो इथेरियम के नेटवर्क के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकेंगे, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन भी बढ़ेगी और वो डाटा वाला पार्ट भी होगा। तो इट्स मींस कि उसमें बैरियर टू एंट्री कम कर दिया जाता है। अब जैसे क्लाउड, उससे पहले डाटा स्टोर करना थोड़ा मसला था। अब क्लाउड ने उस चीज को कमर्शलाइज कर दिया कि आप किसी भी कंपनी का सर्वर खरीदो उसके ऊपर जो चाहते वो कर। अब मेजर चीज ये इथेरियम के ऊपर भी यही हो रहा है कि उसको स्टोरेज को मजीद थोड़ा वो करना है कि उसमें मजीद इंक्यूबेशन लाए ताकि रादर देन के पिछले 10 साल का डाटा उठाएं, 10 साल के डाटे की कोर समरी का एक फोल्डर बना दो और बाकी एक आर्काइव बना दो। ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो इस सारे फॉर्मेट से। अब जो नया कंप्यूटर नया वाला डेटा है उससे जस्ट वो पूरी आर्काइव वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, समरी वेरीफाई करें, वो समरी ऑलरेडी वेरीफाइड होगी, वो उसके साथ अपनी जो है वो सारा फॉर्मेट में कर दें। तो ये अब इथेरियम की फाउंडेशंस और ये सारी चीजें जो है वो फॉर्मेट में हो रहा है। स्ट्रिंग मैप एक और इनोवेशन वाला फॉर्म है, लॉन्ग टर्म एक वीडियो इसके ऊपर और बन सकती है कि वो क्या है, क्या प्रपोजल है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है आजकल के दौर के अंदर। उसमें फ्यूचरिस्टिक गोल जो है, जो ये स्ट्रिंग मैप है, ये अभी स्टिल वैलिडेशन फेज के अंदर है, किया गया कम्युनिटी अभी इसको अप्रूव नहीं किया, ये चल रहा है। नियर मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो मिली सेकंड, जैसे अभी ट्रांजैक्शंस का मसला है तो वो सारे फॉर्मेट्स के अंदर के भाई थोड़ा स्केलेबल बनाया जाए इस सारे फॉर्मेट्स को कि जो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो पर सेकंड में बनाए। ठीक है, अब 10 लेन मोटरवे बना दी जाए रादर देन के 4 बना दी जाए। मेन नेट के ऊपर ये इनोवेशन वाला पार्ट हो जा रहा है। जो डिफॉल्ट प्राइवेसी है और फाइनल प्राइवेसी है इसके ऊपर थोड़ा और इनोवेशन की जाए। और बात है और मेजर क्वांटम रेजिस्टेंस के ऊपर भी प्रपोजल है इस चीज के अंदर कि इसको क्वांटम रेजिस्टेंस बनाया जाए कि क्वांटम कंप्यूटर्स जब आए तो बहुत सारे मजीद चीज ये है कि ये जो अब ओल्ड स्ट्रेटेजी मिंटिंग की क्या थी, ये अब हम इम्पोर्टेंट जोन के अंदर इंटर होते जा रहे हैं। एक डेटालेक्स आपकी ये जो न्यू थिंकिंग है वो ओल्ड स्ट्रेटेजी मिंट को वो सेटलमेंट स्केलेबल बना रहे हैं कि रादर देन के लेयर 2 पे आउटसोर्स किया जाए। उसमें न्यू पोजीशन जो ये है कि मेन नेट को भी स्केल किया जाए। अब पहले ये हो रहा था कि लेयर 2 के ऊपर इनोवेशन हो रही थी, लेयर 1 को इग्नोर किया जा रहा था। अब वो इस चीज को भी कंसीडर कर रहे हैं कि भाई लेयर 1 वाले पार्ट को भी थोड़ा स्केलेबल बनाओ, लेयर 2 के ऊपर सिर्फ फोकस ना करो। उससे क्या होगा, इथेरियम की डिमांड इंक्रीज होगी। हालांकि ये जो लेयर 2 वाले इश्यूज मारी थी ये भी इथेरियम विटालिक ने मारी थी, लेकिन उस वक्त इम्पोर्टेंट था ये सारी चीजों को बनाना। अब ये क्लस्टर डैम, हिंटोगा, इस तरह के और बहुत सारी इनोवेटिव जो है वो है और में भी पेश हुआ है अभी सारे फॉर्मेट्स के अंदर, अपग्रेडेशन के अंदर। तो बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ रही हैं। अब ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो आप तमाम लोगों को देखने और सुनने की जरूरत है, जो कि डाटा बैक है। 62% जो टीवीएल है टैफी इकोसिस्टम का, टीवीएल कहते हैं टोटल वैल्यू लॉक को, यानी टैफी प्रोटोकॉल के अंदर हर 100 में से $52 का जो बिजनेस है वो इथेरियम के ऊपर लॉक हुआ पड़ा। ठीक है,
50% ऑल स्टेबल कॉइन की जो सर्कुलेशन है वो इथेरियम की मेन नेट के ऊपर होती है। जितने भी आपके स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी, यूएसडीसी, 63% आरडब्ल्यूए टोकनाइज्ड मार्केट जो है रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स, वो ब्लॉकचेन की इथेरियम के ऊपर बन रही है। ठीक है, अब ये जो 2015 के लॉन्च और मोस्ट बैटल टेस्टेड चीज थी इंस्टीट्यूशन प्रायोरिटी और ये सारे फॉर्मेट्स के अंदर, आज भी वो चीज इथेरियम के ऊपर है। अगर आप टीवीएल को देखो, टोटल डिपॉजिट इन डेफी, आरडब्ल्यू रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के अंदर, तो 16 ट्रिलियन प्लस की जो पोटेंशियल मार्केट है वो इथेरियम के ऊपर बन सकती है। ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज की जरूरत होता है। अब बेसिकली जो यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स हैं, जो चीजें, अब ये तो थ्योरेटिक मैंने चीजें बता दी कि एक टू लेयर आप कह सकते हो कि 60 to 65% जो इनोवेशन हुई है इथेरियम के ऊपर है। इथेरियम गया तो फिर बड़े मसले हो गए। ठीक है, फिर बड़े बड़े क्राइसिस आए। लेकिन इसका रिस्क क्या है, जब ये सारा पार्ट है तो L2 की वजह से लिक्विडिटी फ्रेगमेंटेशन हो गई। जहां पहले मेन नेट के ऊपर एक्टिविटी होती थी, अब वो थोड़ी जो है वो इधर उधर ट्रांसफर हो गई। फिर वो L2 की इसमें कुछ सेंट्रलाइजेशन की भी चीजें हैं, कंपटीशंस जैसे हाइपर लिक्विड, सोलाना, इस तरह के नए इनोवेशन वाले पार्ट है। अब सोलाना को कहा जाता था कि ये जो सोल है वो इथेरियम किलर के नाम से मशहूर था, लेकिन स्टिल वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक हाइपर लिक्विड, सोलाना, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं सारे फार्मर्स के अंदर। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे ये जो ब्रिज बना लेयर 1 से लेयर 2 के दरमियान, उसमें हिस्ट्री के अंदर रोनिन ब्लॉकचेन हैक हुई थी जिसके अंदर 225 मिलियन डॉलर का हैक हुआ था। वार मोहल नाम का एक हैक है 320 मिलियन का। नोविड 119 मिलियन का। तो जैसे मैंने बताया वो बारकोड वाले, जैसे मैंने एग्जांपल दी, लेयर 2 की वजह से ये रिस्क बने और स्टिल एग्जिस्ट करते हैं इथेरियम के अंदर, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। और ये सेकंड पार्ट है जिसका कोई मुझे खतरा नजर नहीं आ रहा, कंपटीशन, क्योंकि इथेरियम एक स्केलेबल सारा फार्म है। अब पॉसिबल सिनेरियो जो इस सारे फॉर्मेट्स के अंदर आ रहे हैं, सिनेरियो 1 है इथेरियम इस सारी चीज को विन कर जाएगा। यूजर क्या करेंगे, L1 और L2 के ऊपर लेट्स सी स्टैंड करते हैं और ये जो पूरी बिजनेस एक्टिविटी है, ये हाइपर लिक्विड, सोलाना, इस तरह की जो फास्ट ब्लॉकचेन्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट नहीं होती, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना जल्दी की पॉसिबल है। तो इथेरियम की डिमांड हाई रहती है, प्राइस के ऊपर ये चीज आपको रिफ्लेक्ट नजर आएगा। नहीं, क्लोज फॉर्मेट के अंदर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है नहीं, सोलाना का नेटवर्क हर दफा जाम हो जाता है जैसे उनकी बढ़ती है। आप लोग दे हैव फास्टेस्ट ब्लॉकचेन, उनकी जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग स्पीड है वो इथेरियम से वे मोर बेटर है। बट ऑल दो वही बात है कि एक ट्रस्ट फैक्टर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो चीजें हमेशा जो बंदा इनोवेशन वाले पार्ट के अंदर आगे होता है वो आगे होता है। सिनेरियो 2 क्या है कि इथेरियम एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रह जाएगा, इसके ऊपर टेक्नोलॉजी भी बनेगी, लेयर 2 के टोकन्स भी बनेंगे, इथेरियम की ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। अगर लेयर 1 स्केलेबल नहीं कर पाती तो मेजर चीज ये है कि इथेरियम टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करता रहेगा, लेकिन वो जो बिजनेस है वो लेयर 2 खींच रही है। लेयर 2 जब वो बिजनेस खींच रही है तो इथेरियम की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाएगी, इसका डेफिनेटली प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्शन आएगी। अभी हम इस सिनेरियो के ऊपर भी बात करते हैं। तीसरा सिनेरियो, अगर कंपेटिटर विन कर जाते हैं, एक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है, इथेरियम का इन्फ्लुएंस या स्टे रहे लेकिन प्राइसेस सफर करें, यानी सुई, सोलाना, हाइपर कि वो इस चीज को किल कर जाती हैं। अब इनमें दो सिनेरियो, अगर ये सिनेरियो 1 हो जाए तो इथेरियम बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, आप इसको ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ है। सिनेरियो 2 में जैसे आजकल चल रहा है, अब मुझे जो सिनेरियो 1 है इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 70% तक नजर आ रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास पैसा भी है, बिजनेस भी है, सारी चीजें हैं, वो कर लेंगे, लेयर 1 को भी स्केल कर लेंगे। ठीक है, जो कि अभी क्लस्टर डाउन अपग्रेड के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसे ये होंगी तो इथेरियम के प्राइसेस शूट अप। उसके बाद है जी
So what gives Ethereum the edge to dispute risk, mind shares, network effect, ट्रैक रिकॉर्ड, पाइपलाइन? ये जो पाइपलाइन है क्लस्टर डैम हिंटों का, ये भाई हो जाएंगे 70%, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी पॉसिबिलिटी है, ये हो जाएंगी। और ये एथेरियम के जो मसले हैं ये आपको तमाम सॉल्व होते नजर आएंगे। अब आ जाते हैं हम इस सारे फॉर्मेट के ऊपर कि हम कंक्लूजन निकाल आज क्या सीखा, क्या सारा फॉर्मेट पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि एथेरियम क्या है, कैसे बिल्ड हुआ है, कैसे वर्क करता है, आल्डो के मेजर पार्ट प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक वाला मैं अभी आपको हूँ। अब ये है कि वो वर्क कैसे करता है ये भी हमने सारा बकाया, उसके बिगेस्ट प्रॉब्लम और अपग्रेड के ऊपर हमने बात की, 2026 में क्या हो रहा है और क्या ये उसके सिनेरियोज हैं, ये पॉसिबल हैं। सो ये चीजें हमने अंडरस्टैंड की, जिसमें मैंने आपको बताया कि 52% डेफ्री, 50% स्टेबल, 53% RWA की मार्केट, ये पूरी स्टैंड ऑन इथेरियम के ऊपर खड़ी हुई है और ये उसके इम्पोर्टेंट सारे फॉर्मेट है। आगे ये कुछ चीजें हैं कि आप कैसे इससे अर्न कर सकते हो, मैं ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम आप जो प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वाला कॉन्सेप्ट था ना, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। अब जब ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट हुआ, तो अब आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सी 4.2 मिलियन इथेरियम जो है वो एनुअली प्रोड्यूस हो जाते थे, हर साल नए मार्केट में आ जाते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, इसकी एक स्पेसिफिक पार्ट गैस फीस की मद मुकाबले वो क्या कर दी जाती, बर्न कर दी जाती, ठीक है। अब लेट्स सी, आप उसको क्या कह सकते हो, ये मैं सिर्फ डेमो नंबर दे रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है। जैसे 1.5 मिलियन लेट्स सी हम इथेरियम के ईयरली बर्न कर जाते। अब 4.2 मिलियन माइनस 1.5 मिलियन, जो रिमेनिंग अमाउंट बचती थी यहाँ पे, वो इथेरियम की हर साल सप्लाई के अंदर ऐड ऑन हो जाती, ठीक है। अब लेट्स सी 3 मिलियन नए टोकन हर दफा हर साल मार्केट में नए आ जाए। अब इथेरियम की सप्लाई डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सप्लाई भी बढ़ रही है। ये होता था प्रूफ ऑफ वर्क की मेंटेनेंस। अब उन्होंने वो काम खत्म करके प्रूफ ऑफ उसको स्टेक में शिफ्ट कर। अब ये जो 4.2 मिलियन की मेंटेन होती थी, अब ये खत्म हो गई। और ये जो टेक्नोलॉजी थी, इसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट किया, प्रूफ ऑफ वर्क से मिंटिंग वैलिडेशंस में बदल गई। अब ये तो आना बंद हो गया, ठीक है। अब ये भी आना बंद हो गया, उसके साथ ये 1.5 मिलियन की बर्निंग है, ये स्टिल है। तो अब क्या होगा, ये इन्फ्लेशनरी से डिफ्लेशनरी में आ गया, तो अब वो भी नहीं आ रहे, ये भी मजीद बढ़ रही है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो तकरीबन कोई 5.7 मिलियन, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को वो कर लूँ, अब ये मजीद कम हो गए, हर साल ये इतने मार्केट से कम हो गए। वक्त के साथ साथ अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये 3x के राउंड अबाउट हाल्विंग का एक प्रोटोकॉल है बिटकॉइन के साथ। तो वक्त के साथ साथ अब ये सप्लाई कम होती जाएगी, उधर से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल है तो ये इनसेन अमाउंट ऑफ इसके अंदर पोटेंशियल है और ये कहीं का कहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरी साइंस जो कि कैसे वो सारा प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है और कैसे उस सारे फॉर्मेट्स के अंदर चीजें हो रही हैं। तो ये इन्फ्लेशनरी से डिफ्लेशनरी में कन्वर्ट हो गया, डिमांड बढ़ रही है, वो सप्लाई कम हो रही है। आपका 50 to 55% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा क्रिप्टो के ऊपर खड़ा हुआ है। तो एथेरियम विन विन सिचुएशन है। मैं आज भी बुलिश हूँ एथेरियम के ऊपर, क्योंकि एथेरियम कहीं गया तो फिर बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे जो है वो हो जाएंगी और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कितना बड़ा क्रैश आ सकता था। अब बात कर लेते हैं 1-2 मिनट के अंदर कि आप लोग इससे फायदा कर सकते हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आप इसके एयर ड्राफ्ट के अंदर पार्टिसिपेट करो। जो लेयर 2 के प्रोटोकॉल्स हैं आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म बेस्ड, पर बहुत सारे न्यू टेस्टनेट की पार्टिसिपेशंस आती हैं। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें उस प्रोजेक्ट को टेस्टर जरूरत होते हैं, कुछ फ्री वाली एक्टिविटीज वो देते हैं, आप वो करें और आप उससे कर सकते हैं। फिर इनके इन्वेस्टर्स प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेबल्स कॉइन की यील्ड्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करके कोई तकरीबन 4.8% का आप पूरा रेवेन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टनेट या इस तरह के अंदर पार्टिसिपेट करके पैसे बना सकते हैं, मुझे बताइएगा।
ये मैं आपको बना दूं और इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इफ़ यू आर अ डेवलपर तो आप लेयर 2 के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे इथेरियम की सारा फॉर्मेट्स हैं। मेजर चीज़ इथेरियम की जो फाउंडेशन है ये बहुत सारे डेवलपर्स को ग्रांट देती है। अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, आप जाएं अच्छी अच्छी इनोवेशंस करें और ग्रांट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर तो इथेरियम की स्टेकिंग के अंदर आपको 3 to 5% का एनुअल यील्ड मिलता है। सो आप आवे जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके बहुत अच्छा कमा सकते हो। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप ठीक है। आप थ्रू ये करें तो आपको बहुत अच्छे अच्छे बोनसेस और बहुत सारी फ्लाइट्स और होटल्स और इस तरह की मिल जाती हैं उनकी सिर्फ ये प्रोटोकॉल यूज करने की। कंटेंट क्रिएटर हैं मेरी तरह तो आप फिर ये जो डेफरी के लेयर 2 के प्रोग्राम्स हैं, रेफरल प्रोग्राम्स बहुत अच्छे आते हैं। बेस्टेस्ट प्रोग्राम को आप प्रमोट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, रिस्क लेवल अगर देखें तो स्टेबल कॉइन की yield जो होती है इसके अंदर सबसे कम होता है, फिर इथेरियम स्टेकिंग में भी कम है। यूनिस्वाप और जो डिसेंट्रलाइज एक्टिव हैं ये वेरीज रिटर्न देती हैं, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें अगर आप टेस्ट नेट में हैं तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा। एयर ड्राफ्ट में वो रिस्क मजीद थोड़ा बढ़ जाता है और हाईएस्ट न्यू प्रोटोकॉल्स की यील्ड के अंदर जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो ये सारा फार्मेट को हो रहा होता है। तो ये आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं एज असाइनमेंट, अगर आप करना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कंसल्ट विद मी, आपके पास ये नंबर है, इसके ऊपर जाकर टीम से रब्ता करके साथ में कर सकते हैं। ट्रेडिंग का रोड मैप आपको चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किसी भी चीज़ के अंदर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप थ्रू दैट हमसे कॉन्टेक्ट करके जो है वो ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया होगा, कुछ ना कुछ हमें यहाँ सीखने को मिला होगा। इट्स अ टेक्निकल फॉर्मेट। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की केस स्टडीज के थ्रू मजीद जो नई नई इनोवेशंस हैं, सुई पुराना और लेयर 2 के प्रोटोकॉल्स, पूरा वेब 3 इकोसिस्टम मैं इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आप मुझे बताएं अगर इस तरह के टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस में आप इंटरेस्टेड हुए उनको अंडरस्टैंड करने में, तो मैं ये बना दूँ। अब यही सेम प्रोटोकॉल आप किसी भी कॉइन के ऊपर अप्लाई करो, उसकी रिसर्च करो, उसमें इनोवेशन, उसके अपग्रेडेशन